हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी सोशल साइंस यानी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार स्टेट के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट 5 में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। इस व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से भूमि का मालिक राजा होता था, किंतु व्यवहार में यह अधिकार सामंत रखते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 ईस्वी में लगाया था, जब वह उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस की। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1763 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध मुख्यतः इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी और इस युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा नामक पुस्तक 1748 ईस्वी में लिखी थी। विधि की आत्मा नामक पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ के नाम से भी जानी जाती है। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल के दौरान राजनीति व दर्शन के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने के कारण जाने जाते हैं और इन्होंने ही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूसो। प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। रूसो फ्रांस के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे जो प्रबोधन काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रूसो के ही विचार से प्रभावित होकर रोबोस्फियर ने फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1688 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी और इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इसमें इंग्लैंड का राजा बदल जाता है, इंग्लैंड का शासन व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी खून का एक कतरा नहीं गिरता है। इसी कारण इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाजीवाद का। हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिटलर ने। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर 1932 में जर्मनी में अपनी सरकार की स्थापना की तथा यूरोपीय देशों से वर्साई की संधि का बदला लेना अपना उद्देश्य घोषित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 9, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक गुप्त समझौता था जो 20 मई 1882 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते का प्रमुख वास्तुकार जर्मन चांसलर बिस्मार्क था और यह समझौता मुख्यतः फ्रांस के विरुद्ध हुआ था। बिस्मार्क ने फ्रांस को ही हराकर जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया था। बिस्मार्क समझता था कि फ्रांस अपनी हार का बदला लेगा, अतः अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक त्रिगुट समझौता किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वुडरो विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था। वुडरो विल्सन अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोपीय देश वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, किंतु विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सरहुल किनका पर्व है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडा। सरहुल मुंडा जनजाति का पर्व है। मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। मुंडा जनजाति कई देवताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके सर्वोच्च भगवान को सिंह बोंगा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बनिक कृषि व्यावसायिक खेती नहीं है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी वाणिज्यिक अनाज को माना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा मोटा अनाज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। ज्वार, बाजरा और रागी ये तीनों ही मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। मोटे अनाज कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन से बाजरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इन दोनों। ज्वार और रागी दोनों बाजरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जायद के मौसम में। खरबूजा जायद मौसम में बोया जाता है। जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन वर्तमान समय में मूंगफली के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, चांदी क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अंडा से। चांदी क्रांति का संबंध अंडे से है। चांदी क्रांति के अलावा कुछ अन्य क्रांतियाँ भी हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, जैसे नीली क्रांति जिसका संबंध मछली उत्पादन से है, भूरी क्रांति जिसका संबंध चमड़ा एवं उर्वरक उत्पादन से है, फिर पीली क्रांति जिसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, फिर श्वेत क्रांति जिसका संबंध दूध के उत्पादन से है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 24, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष CR दास थे, जबकि महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1885 A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग से।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने अर्थव्यवस्था के संपूर्ण उत्पादन प्रणाली को बदलकर रख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1786 में। पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया था। गोल घर बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर अकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। अकाल को देखते हुए उस टाइम के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति स्थापना के उद्देश्य से 18 जनवरी 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न पराजित राष्ट्रों के साथ संधियों और समझौते के प्रारूप को तैयार किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अलेक्जेंड्रिया के सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, इस वजह से ऑप्शन डी सही है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी लाल सागर को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन, जापान और कोरिया में। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में आई थी। अगर भारत की बात करें तो भारत में मुद्रण की तकनीक सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कोशी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है? तो कोशी नदी का निर्माण सनकोशी, अरुण कोशी और तामूर कोशी के संगम के पश्चात होता है और इसका उद्गम स्थल हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत से हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8611 मीटर। भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके अलावा हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर और उनकी ऊंचाई को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर और नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेटर झील। भारत के महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 39, सिमलीपाल वायु रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। सिमलीपाल वायु रिजर्व ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व घोषित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या उच्च जन्म दर का परिणाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंगानुपात। लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। फिर क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 24.3% आबादी द्वितीय कार्य में लगी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमांडू हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल और तिब्बत। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। भूटान के भूभाग का 60% भाग जंगल के रूप में सदा के लिए आरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मापनी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मापनी अनुपात है। मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत छोटा। एटलस मानचित्र बहुत छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा मौलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 92%। भूमिगत जल का 92% भाग कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनकरणीय संसाधनों की उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। गैर नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है और एक बार समाप्त होने पर उनकी नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जमा में समृद्ध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वत। पर्वत भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है, जबकि मैदान 43% है एवं पठार 27% है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानीय साहूकार। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विश्व के जलभृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बाद में आयोग ने हटा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3/4। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है, जबकि सीसा, कॉपर तथा टीन धात्विक खनिज का अलोह खनिज है।
फिर क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत में ही पाया जाने वाला एकमात्र जीव है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1964 में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था और यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमेंट के उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जबकि गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है तथा भुवनेश्वर में पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्य जोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और इसका उद्गम नेपाल एवं तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है और ये अपना रास्ता बहुत बार चेंज करता है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी। बागमती परियोजना बिहार के राज्य सीतामढ़ी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुई, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 73, लेक वॉलेस किस देश के नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलैंड के। लेक वॉलेस पोलैंड देश के नेता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 74, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का चलने वाला शासन व्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 76, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान। संविधान बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो भारत में चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जारी करता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 81,
चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, तो चुनावी स्पर्धा से जनमत निर्माण में लाभ होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पागल या दिवालिया। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के पास चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, जबकि पागल, अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले व्यक्तियों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आयोग ने ऑप्शन बी यानी टी.एन. शेषन को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आयोग ने ऑप्शन ए यानी 1993 को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2018, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1962 में। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जबकि राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति की रक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारक जन्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। सत्ता में भागीदारी के कारण विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले टकराव में कमी आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1974 ईस्वी में उत्तराखंड से हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य लोगों ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1977 में। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने 270 सीटें जीती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 97,
लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त लोगों का लोकतंत्र में आस्था का होना है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 में। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी और इसी वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आप और भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।